हे दोस्तों नमस्कार। एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि मैं अपने इस चैनल पर आरआरबी एनटीपीसी की लगातार तैयारी करवा रहा हूँ। जीके जीएस रीजनिंग मैथमेटिक इन सब के जो इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है, प्रीवियस से जो क्वेश्चन है मैं आपको यहाँ पर करवा रहा हूँ। सो गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन दबा दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसके लिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए, इसके पहले मैंने आपको मैथ के इसके पहले एक पार्ट मैंने आपको करवाया था, मैथ का पार्ट फर्स्ट। वहाँ पर मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवाए थे। तो ये दूसरा वीडियो है मैथ का, और यहाँ पर भी मैं आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको करवाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, ये रहा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से, कि 100 में ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि परिणामी संख्या जो है वो 6 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। यानी कि 100 में ऐसा क्या जोड़ा जाए, 100 में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि जो संख्या आए वो आपका 6 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो सबसे आसान तरीका क्या है इसमें, ऑप्शनल मेथड। इसके अलावा आपको मैं बेसिक मेथड बता दूंगा, जिसमें अगर आपका ऑप्शन नहीं पता आपको तब कैसे लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आपके सामने ऑप्शन दिया गया है तो ऑप्शन लो उठाओ। तो जैसे हम उठाते हैं 1 तो 2 को, तो अगर हम 100 में 2 जोड़ दें तो 102 हो जाएगा। अब क्या 102 आपका 6 से कटेगा? 6 से कटने का रूल क्या होता है कि कोई संख्या अगर 2 से कट रही है और 3 से, दोनों से कट जा रही, तो आपका 6 से कट जाएगा। तो देखिए आपका ये संख्या 2 से कट रहा है, क्योंकि इकाई का अंक आपका सम है, तो आपका ये 2 से कट रहा है। और 3 से कटने का रूल क्या होता है कि संख्या जो है आपका, जब जो अंक दिए गए हैं उनको जोड़ा जाए, वो अगर 3 से कट रहा है तो आपका पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। देखिए 2 और 1 जोड़िए 3, 3 आपका 3 से कट रहा है, यानी कि 102 है वो 6 से कट जाएगा। 17 छक्का 102 वैसे भी आपको पता है होता है। तो देखा जाए तो ऑप्शन जो इसका फर्स्ट है वो आपका यहाँ पर ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया ना? अब दूसरा तरीका आपके सामने ये हो सकता है कि मान लीजिए आपके सामने ऑप्शन ना हो, लेकिन आप पेपर देने जा रहे हो, सीवीटी पेपर देने जा रहे हो, या मल्टीपल टाइप क्वेश्चन में आपको ऑप्शन मिलेगा। तो ज्यादातर आपके मैथ के क्वेश्चन ऑप्शन से सॉल्व हो जाते हैं। बट यहाँ पर अगर मान लीजिए कि कोई आपसे पूछ लेता है तो कैसे लगाएंगे, तो सिंपल सा फंडा क्या है कि जैसे 100 है और परिणामी संख्या 6 से पूर्णतः विभाज्य करना है, तो 100 से आप क्या कर दीजिए, 100 को 6 से भाग दे दीजिए। 6 से भाग देंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, कितनी बार जाएगा, 6 कदम 6, आपका कितनी बार गया भाई, 4। फिर यहाँ पर शेषफल बचा आपका 0, तो 6 36, यानी कि आपका यहाँ पर शेषफल जो आपका लास्ट में आया 4 आया। यानी कि अब हमें पूछना है कि सबसे छोटी संख्या बतानी है जो जोड़ने में पूर्णतः कट जाए। तो ये जो आपका भाज्य है, इसी में से 6 में से इस 4 को घटा देंगे तो आपका जो ये 2 आएगा, तो आपका ये जो 2 है यहाँ पर आंसर आ जाएगा। लेकिन मैंने आपको ऑप्शन मेथड बताया था, तो आई होप वो ज़्यादा आपके लिए बेटर पड़ेगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, इसका मान बताना है। देखिए इनको ऐड करना है, तो इनको ऐड करने का तरीका क्या है, पहले सॉल्व करके मत ऐड करो। सिंपल सा तरीका क्या है कि जैसे आपका ये 9 है, आपका ये 9 है, ये आपका 19 है, ये आपका 20 है और ये आपका 9 है। पहले इनको ऐड कर लो। तो देखिए 9 19 और कितना, 19 और 9 कितना हो जाएगा, 19 और 9 की बात करें 28 हो जाएगा। 28 और 20 आपका हो जाएगा 48, और 48 और 9 कितना हो जाएगा आपका, 8 9 17 57। तो आपका एक तो 57 आपका अलग से निकल करके आ गया, तो 57 आपका अलग से निकल के आ गया। अब यहाँ पर जो बचा है 1/3, 2/3, 3/4, 1/4, इनको अलग से ऐड कर लो। देखिए 1/3 है। अब देखिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा कैलकुलेशन करना आपके लिए। इसके अलावा 3 क्या है आपका 4 है, इसके साथ आपका 1/4 है। इनको देखिए ऐड करिए, 3 और 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, 3/3 कितना हो जाएगा, 3/3 यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 क्या हो जाएगा 4। तो 3/3 का मान 1, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 1 + 1 बराबर आ जाएगा आपका 2। तो यहाँ पर 57 आया था और यहाँ पर आ गया 2, और 57 और 2 को जोड़ देंगे तो आपका देखिए कितना आंसर आ जाएगा, 59 आ जाएगा। तो देखिए कितनी आसानी से जो आपका कैलकुलेशन था वो आपका सॉल्व हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आते हैं तो आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कर रहा है यहाँ पर, 1 से लेकर 100 तक के मध्य आने वाली सभी प्राकृतिक संख्याएं जो 7 का गुणज हैं उनका योग क्या होगा। यानी कि ध्यान से देखो कैसे निकालेंगे, 1 से लेकर 100 तक आने वाली 7 की गुणज का मतलब क्या है कि 7, फिर आपका 14, फिर 7 तियां 21, ऐसे ऐसे आता है। तो आखिरी संख्या देखिए क्या होगा, 14 सत्ते 98 होता है ना, तो आपका ये हो जाएगा 98। यानी कि टोटल देखा जाए तो 7 से स्टार्ट होगा, आपका 98 तक जाएगा। अब कितनी संख्याएं बीच में आई इससे आपको कोई मतलब ही नहीं है। अब कैसे निकालोगे उसको, ये भी मैं आपको सब तरीका यहाँ पर आपको बताऊंगा कैसे आप उसको निकाल सकते हो। देखिए कैसे निकालना जाएगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर आपने एक चीज पढ़ा होगा कि 1 से लेकर के n तक की संख्याओं का योग, ये निकालना सीखा आपने। तो यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर 7 कॉमन ले लिए। तो देखिए 7 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, अब देखिए यहाँ पर आ जाएगा 1,
और यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 दूनी 14, योग ही तो निकालना ना, यहाँ पे 7 कितना जाएगा 21, ऐसे ये डॉट 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 कहाँ जाएगा 14, 7 से 14 बढ़ जाएगा, यानी कि 1 से लेकर 14 तक की संख्याओं का आप योग निकाल लो। अब 1 से 14 तक की संख्याओं का योग क्या होता है बताइए, n+1 डिवाइड बाई 2, तो यानी कि 7 तो आपका पहले से है, गुणे n यानी कि आपका 1 से लेकर 14 तक 14 संख्या होंगी, तो 14 गुणे n+1 यानी कि गुणे 15 और डिवाइड बाई आपका क्या हो जाएगा 2। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, नहीं समझ में आया तो फिर से समझ लो। देखो पहले तो कह रहा था कि 1 से लेकर 100 तक के मध्य आने वाली सभी प्राकृतिक संख्याएं, तो 7, 14, 21, 98 इन सबको क्या करना था, इनका योग निकालना था, इनका योग ही तो निकालना था, ये आपका यहाँ तक योग निकालना था। हमने क्या किया, इन सब में 7 कॉमन ले लिया। क्यों 7 कॉमन लिया, क्योंकि यहाँ पर हमका 1, 2, 3 अब 14 मिलेगा। अब 1 से लेकर 14 तक की संख्याओं का योग निकालना बहुत आसान होता है, तो n+1 डिवाइड बाई 2 इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 7 14, यानी कि आपका यहाँ पर आ जाएगा कितना 7 7 49 और यहाँ पर आ जाएगा गुणे 15। अब 15 गुणे 49 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 15 गुणे 49 आपका लगभग आ जाएगा 735 के आसपास। तो यहाँ पर देखा जाए तो 15 9 45, 15 नहीं है 135 और 15 चौका 60 सही है। तो आपका यहाँ पर देखा जाए तो 735 जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इसका पीडीएफ भी आपको मैं अपने व्हाट्सएप के माध्यम से, अपने टेलीग्राम के माध्यम से दे देता हूं, तो आप चाहे तो हमारे व्हाट्सएप से या टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। आपको लास्ट में वीडियो के अंत में व्हाट्सएप और टेलीग्राम के बारे में जानकारी दे दी जाएगी। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए कि 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके रमन किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा करता है। उस कार्य को 18 दिनों में समाप्त करने के लिए उसे प्रतिदिन कितने घंटे काम करने होंगे। तो याद रखिएगा, सिंपल सा एक फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, हर जगह काम लग जाएगा, m1 इंटू d1 इंटू h1। अब देखिए h1 d1 क्या है मैं अभी आपको बताऊंगा, और डिवाइड बाई आपका w1 बराबर होता है m2 इंटू d2 इंटू h2 डिवाइड बाई w2। अब देखिए जहां पर W1 H1 या D1 M1 जो भी दिया है उसको लगाएंगे, जहां नहीं दिया है उसको छोड़ देंगे। जैसे 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके रमन किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा करता है, यानी कि कोई D है और H दिया गया, यानी कि 24 दिन और 6 घंटे, यानी कि 24 दिन 6 घंटे कार्य करके तो बताना है कि 18 दिनों में कितने घंटे H2। अब देखिए कोई कार्य हमारा दोनों समान है तो W ऐसे ही कट जाएगा, दिन तो एक ही, व्यक्ति तो एक ही है तो M से मतलब ही नहीं है, तो आपका ये फॉर्मूला लग जाएगा। यहाँ से देखिए इसको निकालिए, 6 तियां 18 और 3 अठे 24, तो यहाँ पर H2 का मान कितना आ जाएगा आपका, सीधे आ जाएगा 8 घंटे। समझ में आया ना। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, कार्य समय और दूरी में इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं तो आपको इसी तरह के फॉर्मूले का यूज करना है। D1 T1 डिवाइड बाई D1 T1 बराबर D2 T2 हमने यहाँ पर लगा दिया, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो देखिए फर्स्ट हो जाएगा 8 घंटे, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। ए किसी कार्य को 48 दिनों में कर सकता है, यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है तो उसी कार्य को बी कितने दिनों में करेगा। अब देखिए दो बंदे हैं, ए हैं और बी हैं। कैसे लगाएंगे इस क्वेश्चन को, देखिए आप तरीका देखते जाइए, आपका क्वेश्चन जो है आपका निकल के आ जाएगा। ए है और बी है, तो जो बी की कार्य क्षमता है वो ए से 50% अधिक है, यानी कि बी की कार्य क्षमता ए से अधिक है, यानी कि अगर हम मान लेते हैं ए की कार्य क्षमता 100 है तो बी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी 150 हो जाएगी, क्योंकि 50 अधिक है ना, 50% अधिक है तो 100 का 50% तो 50 ही होता है, तो यानी कि ये हो जाएगा इनका कार्य क्षमता, यानी कि इसका ये E1 मान लेते हैं या EA मान लेते हैं, या आपका EB आ गया। तो एक चीज हमेशा याद रखना कि इन दो व्यक्ति दिए गए हों, अगर दो व्यक्तियों की कार्य क्षमता पता है हमको, तो उनकी जो कार्य क्षमता का अनुपात होता है उनके किए गए में, यानी कि उनके उस कार्य को करने में लिए गए जो दिन होते हैं उनके दिनों की संख्या की व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि अगर यहाँ ज्ञात करेंगे तो DB हो जाएगा और डिवाइड बाई DA हो जाएगा, यानी कि A की कार्य क्षमता बटे B की कार्य क्षमता बराबर B द्वारा लिया गया समय बटे A द्वारा लिया गया समय। तो EA पता है कितना आपका 100 है, देखिए इसी फॉर्मूले पर लगाएंगे तो EA आपका देखिए 100 है और EB आपका कितना है, EB आपका मुझे पता है 150 है, बराबर DB यानी कि दिन, B कितना दिन ले रहा है हमको पता नहीं है, तो यहाँ पर हम DB लिख सकते हैं, और A कितना दिन ले रहा है, A 48 दिनों में काम खत्म कर रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे 48, यानी कि यहाँ से अगर हम D और B की वैल्यू, यानी कि B द्वारा लिए गए दिनों की संख्या, जैसे आपसे पूछ रहा है कि उस कार्य को B कितने दिनों में करेगा, तो क्या आ जाएगा 100 बटे 150 गुणे 48 हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए, 1 से 1 जीरो कट गया आपका यहाँ पर। अब देखिए 5 से कटेगा नहीं, यहाँ पर 3 से कट जाएगा, 3 पचे 15 और 16 तियां 48 और 5 से कटेगा 5 दूनी 10, 16 दूनी कितना हो जाएगा आपका 32 दिन आ जाएगा। 32 दिन यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा।
आधे लोग तो इस क्वेश्चन को यहाँ पर ये 50% अधिक समझ करके 24 लगा करके भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये गलती आपको नहीं करनी है। कभी कभी क्वेश्चन थोड़ा सा छुपा हुआ होता है तो उसको ध्यान से देखना रहता है। समझ में आ गया ना? तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन जो इसका 2 है 32 ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि किसी आयताकार क्षेत्र की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात कितना है? 4:3 है। उस आयताकार क्षेत्र का परिमाप कितना है? 70 मीटर है। तो उसकी चौड़ाई क्या होगी? अब देखिए 4:3 दिया गया है, ये लंबाई है, ये आपका चौड़ाई है। यानी कि अब ऐसे सोचो कि लंबाई और चौड़ाई का ये अनुपात दिया गया है। मुझे पता है कि लंबाई हम मान सकते हैं 4x, चौड़ाई मान सकते हैं 3x। अब परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 2 गुणे l प्लस बी, यानी कि 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7x हो जाएगा। l प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा आपका? 70 आ जाएगा। यानी कि देखिए यहाँ से 7 दूनी 14, 14 से काटेंगे, देखिए 14 पंचे 70, यानी कि x की जो वैल्यू है निकल करके आ गई कितनी? 5 आ गई। अब x की वैल्यू अगर आपकी 5 आ गई तो बताइए हमसे क्या पूछ रहा है? चौड़ाई क्या होगी? चौड़ाई देखिए आपका 3x है, यानी कि 3 गुणे क्या हो जाएगा आपका? 5 हो जाएगा। 3 गुणे 5 का मतलब होता है 15। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका जो 2 है 15, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया ना सर? तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। चलिए आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा। क्या कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 650 रुपये है। अंकित मूल्य 650 है और एक ग्राहक इसके लिए 585 रुपये क्या देता है? इसके लिए 585 रुपये देता है। क्या यहाँ पर लिखा नहीं है? अच्छा, एक ग्राहक इसके लिए 585 रुपये देता है, यानी कि 585 रुपये को खरीदता है, तो छूट प्रतिशत बताना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। 650 उसका मार्क प्राइस था। 650 क्या था? उसका मार्क प्राइस था। और एक ग्राहक ने उसको खरीदा कितने का? यानी कि जो सेलिंग प्राइस था उसका 585 रुपये था। तो जो छूट दिया जाएगा, अगर यहाँ से छूट निकालेंगे तो इनको घटा लीजिए। इनको घटाएंगे कितना आ जाएगा? 10 में से 5 गया 5, और यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा? 10 में से 5 गया 5, और यहाँ पर आ जाएगा 14, 14 में से 8 गया 6, और यहाँ पर आ जाएगा 5, 5 से 5 गया 0, यानी कि 65 रुपये का छूट मिला। अब देखिए छूट आपको जो मिलता है अंकित मूल्य, यानी कि जो उस वस्तु पर छपा हुआ मूल्य होता है उस पर छूट मिला है। तो यहाँ पर जब प्रतिशत छूट निकालेंगे, जब हम लोग प्रतिशत छूट निकालेंगे तो क्या करेंगे? पहले बात तो जो छूट दिया है छूट और बटे जिस पर छूट मिलता है, हमें मिल रहा है एमपी पर छूट, यानी कि अंकित मूल्य पर, तो नीचे आपका अंकित मूल्य कर देंगे, गुणे कर देंगे हम लोग 100। तो देखिए 65 से कटेगा तो 65 धाम 100, तो 10 से कटा तो 10 धाम 100, यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो 10% आ जाएगा इसका आंसर। करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 10% यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ना सर? बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए कि एक वस्तु का अंकित मूल्य जो है इसकी लागत मूल्य से दोगुना है। अंकित मूल्य यानी कि जो एमपी है वो इसकी सीपी से, यानी कि लागत मूल्य सीपी होता है ना, इसकी सीपी से दोगुना है। कह रहा है 30% लाभ प्राप्त करने के लिए छूट प्रतिशत क्या होगा? अब देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 30% लाभ प्राप्त करने के लिए छूट क्या होगा? यानी कि अगर कोई चीज 100 रुपये की है, मान लेते थोड़ी देर के लिए, उसका जो सीपी है 100 है, तो उसका जो एसपी हो जाएगा कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा, क्योंकि 30% लाभ प्राप्त करना है। तो बताना है कि छूट क्या होना चाहिए। अब एक बात बताओ, अगर सीपी आपका 100 है तो एमपी कितना होगा बताइए? क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एमपी कितना होना चाहिए आपका? एमपी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है अंकित मूल्य जो है लागत मूल्य से दुगुना है, तो एमपी आपका कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। बस इतना अपने मन से कुछ मान लेना है। अब देखिए आपके सामने सीपी भी है, एसपी भी है और एमपी भी है, और आपको छूट प्रतिशत चाहिए। छूट हमेशा मिलता है एमपी पर, तो एमपी आपका कितना है भाई? आपका जो अंकित मूल्य है आपका वो कितना है? 200 है। और 200 रुपए की कोई चीज थी, हमने 130 रुपए की बेची, तो हमें छूट कितना मिला भाई? छूट हमें सीधे मिल गया 70 रुपए का। कितने रुपए की छूट मिल गया भाई आपका? 70 रुपए का छूट मिल गया ना। अब प्रतिशत छूट निकालेंगे जब हम लोग, जब प्रतिशत छूट निकाला जाएगा तो छूट बटे जो आपका एमपी यानी कि बटे 200 गुणे कर देंगे कितना हम लोग? 100 कर देंगे। अब देखिए ए 20 कट गया, 2 से काटिए आपका कितनी बार जाएगा? 35 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका 35% आ गया। अब बताइए इससे शॉर्ट तरीका आपको कहाँ देखने को मिलेगा? सिंपल सा मैंने 100 मान के, आपको कैलकुलेशन भी बहुत लेंदी नहीं करना पड़ा, और आपका देखिए आंसर जो है फटाक से निकल करके आ गया। तो यहाँ पर ऑप्शन जो 2 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा ना? नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार अच्छे से फिर से रिपीट करके देखिएगा, आपका क्लियर होता चला जाएगा।
समझ में आ गया। चलिए आते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन पर। तो नहीं, आखिरी क्वेश्चन नहीं, अभी इसके बाद एक क्वेश्चन और है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याएं जो है 5:3 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक में से 9 घटाया जाए तो नया संख्या जो है, रुकिए 1 मिनट रुकिएगा, तो नया संख्या यहाँ पर 9 अनुपात क्या हो जाता है, 5 हो जाता है। तो दोनों संख्याएं क्या है? अब देखिए दो संख्याएं हैं जो कि 5:3 के अनुपात में है। 5:3 यानी कि हम मान लेते हैं 5x और 3x के अनुपात में है। अगर उन प्रत्येक में से 9 घटाया यानी कि -9 किया जाए और -9 किया जाए तो जो संख्या है आपका 9 क्या हो जाता है, 5 हो जाता है। अब देखा जाए तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को चाहो तो आप ऑप्शन से लगा सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया तो पहले इसी से लगा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 5 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 25x -5 9 45 बराबर 45 होगा सर, बराबर क्या आ जाएगा, 3 इधर जाएगा 9 3 27x और -9 9 81 आ जाएगा। अब देखिए 25 और 27 यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 2x, और 45 और 81 को अगर हम आपस में घटाएंगे तो देखिए 11 से 5 गया 6 और यहाँ पर 7 में से 4 गया 3, 36 आ जाएगा। यानी कि x की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 2 18 36 18 आ गया। यानी कि x का मान अगर आपका 18 आ गया तो आपका जो पहली संख्या थी 5x यानी कि 18 पंचे कितना हो जाएगा 90, और दूसरी संख्या थी 3x यानी कि 18 54 हो जाएगा। तो 90 और 54, तो ऑप्शन जिसका 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। या सेकंड आपका मेथड ये था कि जैसे आपने 50 और 30 ले लिया तो 50 में से 9 घटाओ कितना आ जाएगा, 50 में से 9 घटाते आपका 41 आता, और 30 में से 9 घटाते आपका आता 21 आता। तो आपका 41/21 ये 9:5 के बराबर नहीं है। ऐसे सबको आप चेक कर लेते, 45 27 में से 9 घटाते तो अगर वो आपका 9:5 आता तो ऑप्शन 2 सही हो जाता। लेकिन जैसे यहाँ पर हम ऑप्शन 3 को लेते 90 और 54, तो देखिए 90 में से 9 घटाएंगे तो आ जाएगा 81, और 54 में से अगर हम 9 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 54 में से 9 घटाना है यानी कि 54 से 9 गया 5, आपका 45 आ जाएगा। अब इसमें देखिए 9 9 81, 9 बचे 45, 9:5 आ रहा है ना। तो यहाँ से ऑप्शन से आप इस तरह से इस क्वेश्चन को लगा सकते थे। चलिए आप चाहे इस मेथड का यूज करो चाहे इस मेथड का यूज करो, बहुत ज्यादा लेंदी नहीं है दोनों मेथड, तो आप दोनों मेथड से यूज कर सकते हो। अब ऑप्शन मेथड में क्या है कि अगर आपका पहला ऑप्शन सही होगा ना तो आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, इसलिए कभी कभी कुछ क्वेश्चन को आपको ऑप्शन मेथड से ही लगाना चाहिए। आते हैं अब आखिरी क्वेश्चन पर। तो आज का आखिरी क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत क्या होगा। ये क्वेश्चन ना लोग बहुत सारे तरीकों से लगाते हैं, मैं आपको इसका बेसिक समझा देता हूँ बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक मेथड से, आपको ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। अब ऐसे समझो कि 10 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है, मान लीजिए 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 गुणे सीपी हो जाएगा। यानी कि एक वस्तु का अगर क्रय मूल्य 1 सीपी है तो 10 वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 10 गुणे सीपी, और ये जो बराबर है 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के, यानी कि एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य 1 एसपी है तो 15 वस्तु का विक्रय मूल्य 15 गुणे एसपी हो जाएगा ना सर। अब बताइए यहाँ से सीपी और एसपी का हम पहले निकाल लेते हैं रेशियो। तो सीपी ऊपर है और ये एसपी जब नीचे आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा एसपी बराबर कितना हो जाएगा, 15 ऊपर रहेगा और 10 आपका आ जाएगा नीचे, 15/10 हो जाएगा ना। अब देखिए 5 से काटिए, 5 3 15, 5 दूनी 10, यानी कि आपका आ जाएगा 3/2। अब ऊपर सीपी यानी कि 3 आपका सीपी हो गया और नीचे एसपी यानी कि 2 आपका एसपी हो गया। अगर आपका क्रय मूल्य 3 है और विक्रय मूल्य आपका 2 है तो बताइए हानि कितने रुपए का हुआ, 3 रुपए की चीज हमें 2 रुपए में बेच दी तो हानि 1 की हुई। और जब प्रतिशत हानि निकालेंगे, प्रतिशत लॉस निकालेंगे तो लॉस हमेशा सीपी पे होता है, तो 1/3 गुणे कितना कर देंगे हम लोग 100, और 100/3 का मतलब होता है 33.33%। तो समझ में आ गया दोस्तों। तो ऑप्शन जो इसका 3 है 33.3%, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लगातार लेकर के आते रहते हैं। लाइक करिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब करके बेल बटन आपको दिखता होगा यार, उसको तोड़ डालो, बजा डालो, बस समझ गए। तो आज के वीडियो में इतना ही, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो।